कल्पना कीजिए कि एक शादी का मंडप सजा है, पवित्र अग्नि जल रही है और फेरे लिए जा रहे हैं और तभी अचानक एक खबर आती है कि पास के गांव पर हमला हो गया है और लुटेरे गायों को हाँक कर ले जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई क्या करेगा? बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। हाँ, क्या वो इंसान फेरे पूरे करेगा या वहीं से उठकर सीधे युद्ध के मैदान में चला जाएगा? सैकड़ों साल पहले राजस्थान की धरती पर एक इंसान ने तलवार चुनी। उन्होंने शादी बीच में छोड़ दी और वो सिर्फ एक राजा या योद्धा बनकर नहीं रहे, बल्कि एक लोक देवता बन गए। पाबूजी पाबूजी की ये घटना सिर्फ एक शौर्य गाथा नहीं है। मतलब ये उस समय के समाज के एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने रखती है। जब हम राजस्थान के 8वीं से लेकर 19वीं सदी तक के इतिहास को पढ़ते हैं तो अक्सर उसे अलग अलग डिब्बों में बांट दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे एक अध्याय मेवाड़ का हो गया, एक मारवाड़ का और एक आमेर का। सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो ऐतिहासिक कालखंड, तालिका और विस्तृत स्रोत हैं, वे एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। अगर इन सभी रियासतों को एक ही समकालीन धागे में पिरोकर देखा जाए तो पता चलता है कि ये घटनाएं अलग थलग बिल्कुल नहीं थीं। और यही आज की इस ऐतिहासिक चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। इस गहन अध्ययन में हम इतिहास को रटने के बजाय उसके क्यों और कैसे पर बात करेंगे। सुनने वालों के लिए ये पूरा कालखंड किसी थ्रिलर सीरीज से कम नहीं है। एकदम सही कह रही हैं आप। जहां कूटनीतिक संधियां हैं, धोखे हैं और एक राज्य का विस्तार दूसरे के लिए सीधा खतरा बन जाता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं 8वीं से 13वीं सदी के उस दौर से, जब नींव रखी जा रही थी। पश्चिमी सीमा पर भाटी राजवंश उभर रहा था, जहां 1155 में जैसलमेर बसाया गया। अजमेर में चौहानों की ताकत बढ़ रही थी और मेवाड़ में घुरिल वंश अपनी जड़ें जमा रहा था। मैं सोच रही थी, ये सब एक साथ क्यों हो रहा था? देखिए, इस दौर में भौगोलिक और व्यापारिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही थीं। ये राज्य सिर्फ सत्ता नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर एक तरह की ढाल बन रही थी। एक ढाल की तरह। हाँ, उदाहरण के लिए जब 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध हुआ, जहां पृथ्वीराज चौहान का सामना मोहम्मद गोरी से हुआ, तो वो केवल चौहानों की लड़ाई नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ के सामंत सिंह ने भी उस युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से लड़ते हुए जान गंवाई थी। अरे वाह, मतलब एकता पहले से ही थी। बिल्कुल। इसी तरह 1227 के भूताला युद्ध में मेवाड़ के रावल जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया था। ये एक ऐसा समय था जब क्षेत्रीय ताकतें अपने पैर मजबूती से जमा रही थीं। लेकिन ये मजबूती ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, है ना? इसे एक ऐसे घर की तरह देखा जा सकता है जिसे किसी भूकंपीय क्षेत्र के ठीक ऊपर बनाया जा रहा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? मतलब घर की दीवारें खड़ी हो ही रही थीं कि दिल्ली सल्तनत, खास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का एक भयानक तूफान आ गया। 1301 में रणथंबोर, 1303 में मेवाड़ का चित्तौड़ और 1311 में जालौर। एकदम से सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। और यहीं पर इतिहास में साका का जिक्र बार बार आता है। हाँ, साका। इसका असल मतलब क्या था उस समय? साका का सीधा अर्थ है अस्तित्व की अंतिम लड़ाई। जब किले के अंदर रसद खत्म हो जाए और जीत की कोई उम्मीद न बचे तो आत्मसमर्पण करने के बजाय पुरुष केसरिया बाना पहनकर करो या मरो के लिए युद्ध भूमि में उतर जाते थे। और महिलाएं जौहर कर लेती थीं। बिल्कुल, महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लेती थीं। 14वीं सेंचुरी की शुरुआत तक आते आते दिल्ली सल्तनत ने राजपूताने के इस राजनीतिक और सैन्य ढांचे को लगभग पूरी तरह कुचल दिया था। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बिंदु उभरता है। जब राजनीतिक सत्ताएं इस तरह बिखर रही थीं, साके हो रहे थे, और ठीक उसी उथल पुथल वाले कालखंड में हमें गोगाजी जैसे लोक देवताओं का उदय देखने को मिलता है। हाँ, गोगाजी का महमूद गजनवी से युद्ध। बिल्कुल, जब महमूद गजनवी गायों को लूट कर ले जा रहा था, तब गोगाजी ने उससे भीषण युद्ध किया। गजनवी ने खुद उन्हें जाहर पीर यानी साक्षात देवता कहा था। तो मेरा सवाल यह है कि जब बड़े बड़े राजा हार रहे थे, तब समाज में इन लोक देवताओं के उभरने का असली कारण क्या था? ये सीधे तौर पर शक्ति के शून्य यानी पावर वैक्यूम का परिणाम था। देखिए, जब केंद्रीय सत्ता युद्धों में उलझी हो या खत्म हो रही हो, तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा?
सही बात है, कोई तो चाहिए जो उन्हें बचाए। बिल्कुल। उनके भौतिक और नैतिक ताने बाने को कौन संभालेगा? ऐसे में गोगाजी और पाबूजी जैसे लोग सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं थे, वे उस अंधकारमय काल के असली रक्षक थे जिन्होंने जमीनी स्तर पर कमजोरों और गायों की रक्षा का मोर्चा संभाला। मतलब जब राजनीतिक व्यवस्था फेल हो गई तब इन शूरवीरों ने समाज को बिखरने से रोका। 100%। उन्होंने समाज को एक नया हौसला दिया। ये बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है। अब 14वीं और 15वीं सदी की ओर बढ़ते हैं। उस विनाशकारी तूफान के बाद राजस्थान अब फिर से खड़ा होता है। 1341 में बूंदी की स्थापना होती है और 1488 में राव बीका बीकानेर बसाते हैं। एक तरह का पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस पुनर्जागरण काल की सबसे बड़ी कहानी मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राव बुधा के बीच की है। कुंभा ने 1437 के सारंगपुर युद्ध में मालवा को हराकर विजय स्तंभ बनवाया और जोधा भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी और खूनी दुश्मनी चल रही थी। हाँ, और ये दुश्मनी राव जोधा के पिता रणमल की हत्या से शुरू हुई थी, जो मेवाड़ में मारे गए थे। इसके बाद मेवाड़ की सेना ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर ही कब्जा कर लिया। बाप रे, राजधानी पर ही कब्जा? बिल्कुल। दोनों राज्यों के बीच दशकों तक संघर्ष चलता रहा। दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा था और कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर 1453 में एक ऐतिहासिक पल आता है, आवल बावल की संधि। मैंने स्रोतों में ये नाम पढ़ा, बहुत अनोखा लगता है। इसका जमीनी मतलब क्या था? आवल बावल असल में एक बहुत ही व्यवहारिक और भौगोलिक सीमांकन था। आवल यानी आंवले के पेड़, जो मेवाड़ की हरी भरी धरती का प्रतीक थे, और बावल यानी बबूल के पेड़, जो मारवाड़ के सूखे इलाके में पाए जाते थे। अच्छा, तो पेड़ों से बॉर्डर तय किया गया? जी हाँ। सोजत नाम की जगह को केंद्र मानकर यह तय किया गया कि जहां तक आंवले के पेड़ हैं वो मेवाड़ की सीमा होगी, और जहां से बबूल शुरू होते हैं वो मारवाड़ की। क्या बात है, बहुत ही दिलचस्प। और सुनिए, इस राजनीतिक सीमा को स्थायी बनाने के लिए राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के बेटे रायमल से कर दिया। यहाँ एक जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास पाबूजी जैसे लोक देवता हैं जो कमजोरों को बचाने के लिए अपनी शादी बीच में छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ राजा हैं कुंभा और जोधा, जो दशकों के युद्ध को खत्म करने के लिए एक राजनीतिक शादी का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। दोनों का मकसद अलग था, लेकिन तरीका अपने अपने समय के हिसाब से जरूरी था। और इसी कालखंड में बाबा रामदेव जी जैसे लोक देवता भी हुए जिन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और हड़बुजी हुए जिन्होंने राव जोधा को राज्य वापस पाने के लिए कटार और आशीर्वाद दिया था। देखिए, राजाओं और लोक देवताओं के काम करने का दायरा अलग अलग था। आवल बावल की संधि राजपूताने के लिए एक बहुत बड़ी रीसेट बटन थी। रीसेट बटन मतलब उन्होंने सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। बिल्कुल। कुंभा और जोधा ये समझ चुके थे कि अगर वे आपस में ही लड़ते रहे तो मालवा या गुजरात के सुल्तान उन्हें एक एक करके खत्म कर देंगे। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करके और वैवाहिक संबंधों से उस शांति पर मोहर लगाकर उन्होंने आने वाले बड़े तूफानों के लिए राजपूताने को तैयार किया। यानी ये 15वीं सदी का स्थायित्व ही था जिसने 16वीं सदी की एकता की नींव रखी। एकदम सही। और 16वीं सदी की शुरुआत में वो एकता अपने चरम पर दिखी भी। हाँ, 1527 का खानवा का युद्ध, मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने के लिए पाती पैरवन का इस्तेमाल किया था। ये पाती पैरवन क्या होता है? पाती पैरवन एक पुरानी राजपूती परंपरा थी। इसका मतलब है सभी साथी राजाओं और सामंतों को निमंत्रण पत्र भेजकर एक झंडे के नीचे बुलाना। मतलब एक बहुत बड़ा गठबंधन। हाँ। खानवा के मैदान में मारवाड़ से राव गांगा के बेटे मालदेव, आमेर से पृथ्वीराज और बीकानेर से कल्याणमल जैसे योद्धा एक साथ लड़े। ये एक अभूतपूर्व सामरिक गठबंधन था। हालांकि वे खानवा में हार गए, लेकिन इसके बाद मारवाड़ की ताकत अचानक बहुत तेजी से बढ़ी, है ना? 1544 में राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। वो युद्ध तो इतिहास में अमर है। बिल्कुल। शेरशाह सूरी उस वक्त दिल्ली का तख्त फतेह कर चुका था, लेकिन इस युद्ध के बाद उसे ये कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये कथन बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह मारवाड़ की उस सूखी रेत और वहां के योद्धाओं से कितना खौफ खा गया था। लेकिन
यहाँ इतिहास एक बहुत तीखा मोड़ लेता है। सदी की शुरुआत पांती पेरवन की बेमिसाल एकता से हुई थी, लेकिन 1570 आते आते सब कुछ बिखर गया। नागौर दरबार के बाद राजपूताना दो फाड़ हो गया। एक ही सदी में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया? इसकी वजह थी मुगलों की, विशेष रूप से अकबर की कूटनीति। वो पिछली सत्ताओं से बिल्कुल अलग थी। नागौर दरबार में अकबर ने एक अकाल राहत शिविर के नाम पर राजपूताना के शासकों को बुलाया था, लेकिन असल में ये एक राजनीतिक जाल था। अच्छा, तो अकाल राहत के बहाने बुलाया गया था। जी, उसने राजपूत के खिलाफ राजपूत की नीति अपनाई। अकबर ने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार से बात नहीं बनेगी, इसलिए उसने सत्ता, सम्मान और वैवाहिक संबंधों का लालच दिया। और कुछ रियासतों ने इसे मान भी लिया। हाँ, आमेर के भारमल, बीकानेर और जैसलमेर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और दूसरी तरफ मेवाड़ में महाराणा प्रताप और मारवाड़ में राव चंद्रसेन थे, जिन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। उन्होंने अधीनता नहीं मानी, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्वाधीनता और जंगल जंगल भटकने का कठिन रास्ता चुना। मुगलों ने एक धड़े को हथियार बना लिया था। हाँ, जैसे 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने मुगलों का सेनापति आमेर का कुंवर मान सिंह ही था। राजपूत के खिलाफ राजपूत। एकदम सही। ये सिर्फ सत्ता का बंटवारा नहीं था, बल्कि विचारधारा का बंटवारा था। और इस बंटवारे का असर 17वीं सदी में पूरी तरह साफ हो गया। कैसे? 17वीं सदी में क्या हुआ? देखिए, एक तरफ आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह थे, जो मुगलों के इतने बड़े रणनीतिकार बने कि 1665 में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज तक को पुरंदर की संधि करने पर मजबूर कर दिया। बीकानेर के राजा मुगलों के लिए दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व कर रहे थे। और मेवाड़ का क्या हुआ इस दौरान? दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने भी 1615 में मुगलों के साथ एक संधि कर ली थी। 1615 की वो संधि प्रताप के समय के कठोर संघर्ष से एक बड़ा बदलाव था। मुझे लगता है ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम था। बिल्कुल था। अमर सिंह ने राज्य की लगातार हो रही बर्बादी को रोकने के लिए एक सम्मानजनक समझौता किया। इसमें यह शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। लेकिन कहानी में उबाल तब आता है जब औरंगजेब की नीतियां हावी होती हैं। उसने जजिया कर लगाया और हिंदू विरोधी नीतियां अपनाई। मारवाड़ में जब अजीत सिंह का जन्म हुआ तो औरंगजेब उन्हें खत्म करना चाहता था। और यही एंट्री होती है वीर दुर्गादास राठौड़ की। और इस संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने खुलकर मारवाड़ का साथ दिया। पुराने संबंध फिर से जीवित हो रहे थे। और इसी उथल-पुथल का परिणाम था 1708 का देबारी समझौता। देबारी समझौता, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद आमेर के सवाई जयसिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय ने एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। इसका लक्ष्य राजपूताने से मुगलों के प्रभाव को खत्म करना और अपनी छीनी हुई रियासतें वापस पाना था। ये गठबंधन सुनने में बहुत शानदार लगता है, मुगलों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसमें एक शर्त थी जिस पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। हाँ, वो शर्त ही सबसे बड़ी परेशानी बनी। शर्त ये थी कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी का विवाह आमेर के सवाई जयसिंह से होगा और उसी राजकुमारी का बेटा आमेर का अगला राजा बनेगा। मुगलों को भगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या इस एक शर्त ने अनजाने में राजपूताने के लिए एक टाइम बॉम्ब सेट नहीं कर दिया था? मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा कर्ज था जो किसी इंसान ने आज अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बहुत भारी ब्याज पर लिया हो, ये जानते हुए कि इस कर्ज को चुकाते चुकाते उसके पोते पर पोते दिवालियां हो जाएंगे। बाप रे, इतना खतरनाक था ये। जी, लघु अवधि में ये समझौता सफल रहा, लेकिन दीर्घकाल में ये एक भयंकर राजनीतिक भूल थी। चंद्रकुमारी के बेटे माधव सिंह और सवाई जयसिंह के दूसरे बेटे ईश्वरी सिंह के बीच जयपुर में उत्तराधिकार का एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। और जब दो भाई लड़ते हैं तो फायदा तीसरा उठाता है। बिल्कुल। इस आपसी लड़ाई ने मराठों को राजपूताने की राजनीति में दखल देने और लूटपाट करने का सीधा रास्ता दे दिया। और 18वीं सदी इसी आपसी कलह और पतन की कहानी है। जब पूरा राजपूताना आपस में लड़ रहा था, तब पूर्वी हिस्से में एक बिल्कुल नई शक्ति अपना परचम लहरा रही थी, भरतपुर का जाट राजवंश। महाराजा सूरजमल का युग। हाँ, महाराजा सूरजमल, जिन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है, उन्होंने अपने अजेय लोहागढ़ दुर्ग और बेहतरीन कूटनीति से मुगलों और मराठों दोनों को उलझाए रखा।
लेकिन बाकी राजपूताने में मराठों की लूटपाट इतनी बढ़ चुकी थी कि वे चौथ यानी एक तरह का जबरन सुरक्षा कर वसूलने लगे थे। एक्सटॉर्शन टैक्स, जिसे आज के समय में हफ्ता वसूली कह सकते हैं। बिल्कुल। और इससे बचने के लिए 1734 में हुर्ड़ा सम्मेलन बुलाया गया। योजना थी कि सब मिलकर मराठों को रोकेंगे, लेकिन ये पूरी तरह विफल रहा। विफल होना ही था। हुर्ड़ा सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण आपसी अविश्वास और आमेर के सवाई जयसिंह की दोहरी कूटनीति थी। ये इस बात का प्रमाण था कि अब ये राज्य सामरिक और कूटनीतिक रूप से एकजुट होने की क्षमता पूरी तरह खो चुके थे। तस्वीर 1807 के कृष्णा कुमारी विवाद में दिखती है। ये घटना जब स्रोतों में पढ़ी जाती है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से गहरी हैरानी और दुख होता है। हाँ, ये राजपूताने के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। मेवाड़ की एक युवा राजकुमारी कृष्णा कुमारी, उनकी सगाई मारवाड़ के राजा से हुई थी। मारवाड़ के राजा की मृत्यु हो गई तो सगाई जयपुर के राजा से कर दी गई। इस बात पर मारवाड़ के नए राजा ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया और फिर युद्ध शुरू हो गया। जी, नतीजा ये हुआ कि एक लड़की के लिए जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के बीच गिंगोली का युद्ध छिड़ गया। दोनों ने मराठा और पिंडारी भाड़े के सैनिकों को बुलाया, जिन्होंने पूरे राजपुताने को जमकर लूटा। और इसका अंत बहुत ही दुखद था। बेहद दुखद। इस विवाद को खत्म करने के लिए मराठों और पिंडारियों के दबाव में आकर मेवाड़ ने अपनी ही निर्दोष बेटी को जहर देकर मार डाला। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार सोचकर देखिए विद्यार्थियों, हम 15वीं सदी के उस दौर से चले थे जहां कुंभा और जोधा ने युद्ध टालने के लिए आंवल बावल की समझदारी दिखाई थी। और 19वीं सदी तक आते आते शासक इतने खोखले हो गए कि सिर्फ अपने अहम के लिए एक निर्दोष बेटी की बलि चढ़ा दी। मुझे लगता है ये पतन का सबसे चरम बिंदु था। बिल्कुल। ये घटना साबित करती है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक राजपूताना न केवल आर्थिक और सैन्य रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। उनके पास कोई विजन ही नहीं बचा था। एकदम से लगातार युद्धों और चौथ वसूली ने उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। और इसी दिवालेपन का सीधा नतीजा थी 1817 और 1818 की ब्रिटिश संधियां। चार्ल्स मेटकॉफ के नेतृत्व में कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर लगभग सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रित संधियां कर ली। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इन संधियों को किसी कूटनीतिक चाल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। 1818 में इन राजाओं के पास कोई विकल्प ही नहीं था। मतलब ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये एक दिवालिया हो चुकी कंपनी का किसी बड़ी कॉर्पोरेट पावर के आगे सरेंडर करने जैसा था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के बदले विदेशी मामले, युद्ध और संधि करने के अधिकार पूरी तरह से अंग्रेजों को सौंप दिए और बदले में भारी कर देना स्वीकार किया। अगर इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा को समेट कर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब इतिहास को अलग अलग रियासतों के खानों में बांटकर देखने के बजाय एक साथ देखा जाता है, तब असली तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, तभी हमें डॉट्स कनेक्ट करने का मौका मिलता है। हाँ, कैसे 15वीं सदी की आंवल बावल और 16वीं सदी की पाती पैरवन ने जो ताकत और एकता दी, वो नागौर दरबार में विचारधारा के बंटवारे से टूटने लगी। देबारी समझौते की शर्तों ने गृह युद्ध के बीज बोए और हुर्रा सम्मेलन के अविश्वास ने पूरे साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। और अंत में कृष्णा कुमारी जैसी घटनाओं ने 1818 की उस परतंत्रता की जमीन तैयार कर दी। सही कहा। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का रट्टा मारना नहीं है। जब कारणों और परिणामों की श्रृंखला को देखा जाता है तो समझ में आता है कि कैसे एक दौर की कूटनीतिक भूल अगली सदी के लिए तबाही का कारण बन सकती है। बिल्कुल। और कैसे आंवल बावल जैसी एकता ताकत देती है और आपसी अविश्वास साम्राज्य को खा जाता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इतिहास के इस पूरे सफर से निकला एक बहुत ही विचारणीय सवाल मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। देखिए, 1818 की संधियों के बाद इन रियासतों ने अपने विदेशी मामले और युद्ध करने का अधिकार पूरी तरह से एक विदेशी कॉर्पोरेट कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। सुरक्षा की जिम्मेदारियां अंग्रेजों की थीं। तो ये सोचने वाली बात है कि जब एक लड़ाकू और क्षत्रिय समाज के पास लड़ने के लिए कोई दुश्मन ही ना बचे तो उनकी जीवन शैली का क्या हुआ होगा? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। एक ऐसी सभ्यता है जिसकी पहचान ही सदियों से उसकी तलवार थी। हाँ, उसकी तलवार, उसके साके और उसकी युद्ध भूमि।
जब उनकी सुरक्षा कोई और कर रहा हो, तो क्या वो योद्धा वर्ग अपनी बची हुई ऊर्जा केवल भव्य महलों के निर्माण, शिकार और विलासिता में लगाने को मजबूर हो जाता है? क्या 1818 के बाद का राजपूताना एक भयानक पहचान के संकट से गुजर रहा था? आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही है कि जिस घर को तूफानों से बचाने के लिए इतनी सदियों तक लड़ाई लड़ी गई, अंत में उस घर के निवासियों से उनका असली मकसद ही छीन लिया गया। सोचने पे मजबूर कर देने वाला बिंदु है ये। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों, इतिहास के इन पन्नों के पीछे छिपे इस बड़े सवाल पर आप खुद जरूर विचार कीजिएगा।